जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से जीके की बेस्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें साइंस के क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, बिना समय को बर्बाद करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, निम्न में से कौन सा रोग जो है वायरस के कारण नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि वायरस के कारण से नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें वायरस से कौन सा नहीं होता, तो ऑप्शन आपका डी, प्लेग। प्लेग जो है वायरस के कारण से नहीं होता। लेकिन अगर बात की जाए जीका, ये वायरस है, एड्स वायरस है, एबोला वायरस है, ये तीनों के तीनों वायरस से होने वाले रोग हैं, लेकिन प्लेग नहीं है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों? तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ गई होगी कि प्लेग जो है किसके कारण फैलता है। तो प्लेग का अपन ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, प्लेग जो है चूहे से फैलता है। तो प्लेग जो है किससे फैलता है? चूहे से फैलता है। तो ये आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो दोस्तों ध्यान देना, आपको यहाँ पर पूछ रहा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो Mg है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, Mg बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का Mn होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैग्नीज का Mn बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है अनाईमुड़ी। तो आपको ध्यान रखना, अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई, कौन सी दोस्तों? अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, साथ ही साथ दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और एक और फैक्ट यहाँ से बनता है कि पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे दोस्तों, दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, तो उसका एक ही उत्तर होगा अनाईमुड़ी, जो कि किस राज्य में है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन बी, केरल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोदा बेटा। जी आपको ध्यान रखना है, दोदा बेटा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोदा बेटा जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान रखना है आपको अच्छे से, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। आधुनिक आवाज सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए अपनी जो पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले ने यहाँ पर दी है। इसमें टोटल अगर बात की जाए कितने समूह हैं, तो दोस्तों इसमें 18 समूह हैं, जो कि मैं अभी लंबे में खींच रहा था ना, जी वाले, जी 18 समूह हैं। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके कितने हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 18 हैं टोटल, 1 से लेकर 18। तो समूह की बात करें तो कुल कितने हैं? 18 समूह हैं। अगर क्षैतिज की बात करें, वर्टिकल की बात करें, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे वाली 7। तो इसमें कितने आवर्त हो जाएंगे? इसमें 7 आवर्त हैं आधुनिक में। अगर बात करें ग्रुप्स की, समूह की बात करें, तो समूह है 18 है और आवर्त कितने हैं? 7। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने दी है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले जी ने दी है। तो ध्यान रखना है, आधुनिक आवाज सारणी के जनक कौन है? तो मोसले आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी बहुत परीक्षा में प्रश्न आता है। अगर आपसे सिंपल पूछे कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, दोस्तों आपसे सिंपल पूछ ले आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो आवर्त सारणी का पितामह कौन है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, आवर्त सारणी का जनक कौन है। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। हमने आपको बता दिया आधुनिक, तो मोसले आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी फ्रेंड्स? तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी है। तो मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन आपका बी नहीं, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला, किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है। तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, इसको बीचों बीच काट देंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है, अगर मैं इसको बीचों बीच काट दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि बीचों बीच तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर की 180 डिग्री हो जाएंगी इधर की लाइनें, और इधर कितनी हो जाएंगी, इधर भी 180 हो जाएंगी। जी अब बात को आप समझना, अगर पूरा जोड़ देंगे 360 डिग्री हो जाएंगी। तो आधा आधा बांटा है ना मैंने, तो आधा आधा बांटा है, तो ये लाइन जो जा रही है ना, ये देशांतर रेखा होती हैं। ठीक है, देशों के ऊपर से निकलती हैं, देशों के बीच अंतर स्पष्ट करती हैं, इसलिए इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। भारत जो है, भारत यहाँ पर स्थिति है लगभग, आपको ध्यान रखना है। भारत जो है कहाँ पर है, भारत लगभग इधर है। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। अब भारत के ऊपर जो देशांतर रेखा निकलती है वो कितने डिग्री है, वो दोस्तों 82.30 ईस्ट में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जे अपना वेस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जे अपना वेस्ट हो जाएगा और जे अपना ईस्ट साइड हो जाएगा, इसलिए ईस्ट शब्द यूज़ किया जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा क्लियर करने को समझाया कि दोस्तों कि किस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि भारत की जो मध्य रेखा है वो कितनी है, 82.5 डिग्री है। कभी कभी परीक्षा में इस तरह से भी आ जाता है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरह से लिखा रहता है ईस्ट में, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, इस तरह से 2 तरह से आता है, आपको इजीली क्लियर कर लेना है। ओके दोस्तों, और इस तरह से भी दे के दे देता है 82.5 डिग्री। ठीक है, ईस्ट ये भी है, एक ही चीज़ है, आप अच्छे जानते हैं, मैथ तो आपने पढ़ाई है और पढ़ते भी होंगे आशा करूँगा, तो इजीली आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है, द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक जो है R.K. नारायण, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, डैश कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइड और ग्रेनाइट से बनी होती है। तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी से बनी होती हैं कौन सी? फेल के चट्टानों जैसे कि एंडेसाइड और ग्रेनाइट से बनी होती हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अगला, गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा नामक जो उपन्यास लिखा है वो किसने लिखा है? तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा नामक उपन्यास लिखा है। अगला, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा है और इस बात की पुष्टि की है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो दोस्तों किसने लिखा है? तो मिनहाज ए सिराज ने लिखा है। उनने कहा है कि रजिया सुल्तान जो है अपने भाइयों में सबसे सक्षम और योग्य थी। तो ऑप्शन बी मिनहाज ए सिराज विल बी राइट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते हैं, निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड किंगडम जो संयुक्त, यहाँ रखना है आपको। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम भी हिंदी में कहा जाता है, संयुक्त किंगडम बोल देंगे उसको। ठीक है, तो प्रथम हॉकी संघ का गठन यहाँ पर हुआ है। दोस्तों अगले प्रश्न की चलेंगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर डैश की लड़ाई लड़ी? तो दोस्तों तराइन का पहला युद्ध जो होता है 1191 में, तब पहली लड़ाई होती है जिसमें आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाती है। फिर 1192 में फिर से युद्ध होता है। तो यहाँ पर आप समझना ध्यान से कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं और आप देखेंगे मोहम्मद गौरी जीत जाता है 1992 में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों, अब आगे क्यों चलेंगे। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान था? तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनको समझने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल जेम्स प्रिंसेप आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के, निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान से सबसे नज़दीक है? तो पुष्कर मेले के सबसे नज़दीक जो है वो कौन सा है? अजमेर है। तो आपको अजमेर बिल्कुल सही उत्तर लगाना है। यहाँ पर अजमेर आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा, जो पुष्कर मेले के स्थान के सबसे ज़्यादा नज़दीक है राजस्थान में। अगला प्रश्न, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधान सभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है फ्रेंड्स? तो सिंपल सा है, राज्यपाल के पास होती है, जी आपको ध्यान रखना है। अगला, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा किया जाता है या की जाती है। इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसे डिस्टिलेशन बोलते हैं, आश्वासन बोलते हैं। तो आश्वासन आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप
कौन सा दोस्तों, शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों टेबल टेनिस आपका बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिबा की स्थापना की थी। तो ऑप्शन आपका जो सी है ना, गुरु अर्जन देव बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम जो है वो कब किया गया था, 1960 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 में पारित किया गया था। अगला, पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, महर्षि पाणिनि है। अगला प्रश्न, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ओलोंग डैश एक प्रकार है। तो ओलोंग क्या है, ओलोंग दोस्तों एक प्रकार की क्या है, चाय है। तो ओलोंग क्या है, सबसे अच्छी चाय है। इसे भी उलंग चाय भी बोलते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। कौन सी, उलंग। उलंग या ओलोंग एक ही बात है। उलंग जो चाय है सबसे उच्च क्वालिटी की क्या है, चाय है, जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय है उलंग या ओलोंग। जो कहाँ पर उपजाई जाती है दोस्तों, ताइवान में उपजाई जाती है। कहाँ पर, ताइवान में। तो ताइवान यहाँ पर सबसे उच्च क्वालिटी वाला उलंग चाय उपजाता है, ओलोंग चाय उपजाता है। डैश पौधों में जल संवहन ऊतक है। तो जल से जाइलम हमने आपको इंग्लिश में पढ़ाया है, जल से जाइलन हो जाएगा। हिंदी में दारू बोलते हैं, ठीक है, दारू बहती है। कर्नाटक में आप देखेंगे किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। कौन सा, विरूपाक्ष मंदिर किस जिले में स्थित है, कर्नाटक के। तो बल्लारी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बल्लारी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है कर्नाटक के। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बन गया है। तो पहला भारतीय जो भाला फेंक है वो कौन बन गया है स्वर्ण पदक प्राप्त करके 2018 के एशियाई खेलों में। तो नीरज चोपड़ा, ऑप्शन आपका सी नीरज चोपड़ा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अमृत का पूर्ण रूप क्या है। तो अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला, परमाणुता के संदर्भ में आर्गन निम्न में से क्या है। तो ऑर्गन निम्न क्या होता है, ऑर्गन निम्न जो होता है एक परमाणुता वाला होता है। ठीक है दोस्तों, जो ऑर्गन है वो क्या है, एक परमाणुता वाला है। ठीक है, आपको जी ध्यान रखना है। ऑर्गन, ऑर्गन को AR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसा है, अक्रिय है, ध्यान रखना। इसमें एक परमाणु होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया। तो कनाडा में पहले राष्ट्र खेल मंडलों का आयोजन 1930 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो गया। फ्लॉट, फ्लॉट फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाने वाला एक महोत्सव है, फेस्टिवल है। तो फ्लॉट जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, मदुरै आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी मदुरै विल बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी संरक्षी बल का एक यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। तो संरक्षी बल की विशेषता जो है वो क्या है, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। तो ध्यान रखना आपको, जो संरक्षी बल की विशेषता है, संरक्षी बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ स्थित है। तो भारत में जय हिंद जो सेतु है ना वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। तो आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में क्या है, जय हिंद सेतु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे दोस्तों। मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं। तो मकड़ी के जो जाले हैं किसके बने होते हैं, वो रेशा सिल्क के बने होते हैं, रेशा या सिल्क के बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं। क्या है दोस्तों, प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे। तो पहले जो महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वो थे अलेक्जेंडर कर्निंगम। तो अलेक्जेंडर कर्निंगम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है। तो हिमालय की कौन सी चोटी नेपाल में नहीं है, वो कामत नहीं है। तो माउंट कामत जो है वो भारत में है, ध्यान रखना है। कहाँ पर है माउंट कामत, इंडिया में है, जी आपको ध्यान रखना है। लद्दाख श्रेणी जास्कर श्रेणी पर स्थित है। तो भारत में जो जास्कर श्रेणी है ना उस पर माउंट के कामत स्थित है। मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नापूर्णा, कौन कौन सी दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कौन कौन सी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नापूर्णा, ये तीनों की तीनों कहाँ पर हैं, वो नेपाल में है। तो ध्यान देना आपको, नेपाल में जी हैं। कामत कहाँ पर है, भारत के जास्कर श्रेणी पर। निम्न में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है।
तो पहली भारतीय महिला जो है वो कौन सी है? तन्वी शाह है। तो ऑप्शन ए आपका तन्वी शाह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन पहली महिला फाइटर पायलट हैं जिसने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था? तो भावना कंठ जो हैं वो पहली महिला फाइटर पायलट हैं, गणतंत्र दिवस परेड में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी? ध्यान रखना है आपको, बोध गया में। आपको थोड़ा सा और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, भगवान बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पर था? तो पहला उपदेश सारनाथ में था। ठीक है जी, आपको छोटी सी बात याद रखनी है। अगर बात की जाए कि यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था? तो पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? बोध गया में। ये तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा ही है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि किस दिन, तो उस दिन आपको ध्यान रखना है, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। कौन सी? पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, और कौन सा महीना था? तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पता हो चैत के बाद वैशाख, तो वैशाख का महीना था। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वैशाख के महीने में बुद्ध पूर्णिमा थी। और उसी दिन आप ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी दिन सेम टू सेम उनका महापरिनिर्वाण होता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। तो इसने सारे फैक्ट मैंने आपको बताए, तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न दोस्तों, भारत में कृषि लागत के संबंध में एमएसपी का क्या पूर्ण रूप होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी का पूर्ण रूप होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्टिंग की बात है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करूंगा कि आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन का लेवल समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।